ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसा कि आपके बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, हम लोगों ने कल SN1 ऑफ हेलो एल्केन और SN1 ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ लिया था। राइट, आपको मैकेनिज्म वगैरह खूब अच्छे समझ में आ गया था। ईथर्स में आपने क्या करना है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो मैं आपको बताता हूँ। आप हेलो एल्केन का SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हो, अल्कोहल का SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हो और ईथर का SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हो। जब इन चैप्टर्स को देखोगे ना तो आपको देखते ही सारे रिएक्शन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ईथर्स की। देखो हुआ क्या, SN1 ऑफ ईथर्स के अंदर ईथर होते हैं हमारे ROR डैश। ठीक, R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, R डैश मतलब कोई भी एल्काइल। ओके, तो अगर हमारा ये पहला पॉइंट है, ये वाला पहला पॉइंट है, अगर दोनों में से कोई भी R अगर 3 डिग्री हो गया, जैसे मान लो ये 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ और हो, 3 डिग्री ना हो। अच्छा, अगर मान लो ये 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री 2 डिग्री रह जाए, तो जो भी 3 डिग्री अगर R या R डैश में से कोई भी 3 डिग्री अगर आपको दिखेगा तो आप रिएक्शन को फॉलो करोगे SN1 के। ठीक, अगर दोनों में से कोई भी 3 डिग्री नहीं हुआ तो हम लोग रिएक्शन फॉलो करते हैं SN2। सुनते रहना है आप लोगों ने। ठीक है, अभी आज आप देख रहे होंगे कि आपको फिजिक्स वाले सर ने भी यही बात बोली है कि आपको कंक्लूजन में बताया जा रहा है तो आप उसी के बारे में डायरेक्टली सोचें, ज्यादा कुछ और ना सोचें। क्या देखा, R और R डैश में से कोई भी अगर 3 डिग्री होगा तो SN1, और अगर 3 डिग्री नहीं होगा कुछ और होगा तो हमेशा SN2। तो इसका मैं आपको पहले एक बार मैकेनिज्म सिखाता हूं, होता क्या मैकेनिज्म। देखो, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया जैसे कि ये वाला CH3C CH3 CH3O O एंड देन CH2 CH3 और मैंने इसको दे दिया HBr। ध्यान से देखना, हमें क्या करना होता है, O के जस्ट साथ वाला कार्बन देखना होता है, O के जस्ट साथ वाला कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री। ये वाला कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री। तो हम बोलेंगे सर ये रिएक्शन इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये ब्रेक होगी तो O पर आएगा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, और H और Br को आप जानते हो, H पॉजिटिव होता है Br नेगेटिव होता है। बस सिंपल, तुमने कहा यहाँ चला जाएगा हमारा Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा H, CH2 एंड देन CH3। ठीक है, तो रिएक्शन ये तब पॉसिबल हो पाएगी जब HBr के बारे में कुछ ना बोला गया हो। ठीक, अगर अगर HBr के बारे में बोल दे कि एक्सेस में है, आप लोग इसको भी नोट मत करना, इसके बारे में रिएक्शन करवाऊंगा मैं। मान लो सेम एग्जांपल अभी मैं ले रहा हूं और आपको बोल दिया जाए कि साहब ये जो HBr है ना, HBr ये एक्सेस में है मान लो। ठीक है, एक्सेस में है, तो एक्सेस में अगर होगा तो पहले ये चेक किया जाएगा कि कार्बन O के साथ लगा हुआ कार्बन क्या है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ये रिएक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। हम कहेंगे कि रिएक्शन SN1 को फॉलो करें। क्या बोलेंगे, रिएक्शन SN1 को फॉलो करने वाले। तो क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो CH3C CH3 CH3Br प्लस साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा OH CH2 CH3। राइट, ये बन गया। और अभी भी आपके पास HBr बचा हुआ है क्योंकि HBr किसमें है, एक्सेस में है ना। अब मुझे बात बताओ, कल आप लोगों ने अल्कोहल के साथ ROH के साथ HX की रिएक्शन करवाई थी, है ना। तो यहाँ पर भी वही होता है, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है H को ट्रैप कर लेता है ना। ट्रैप करने के बाद वाटर का लॉस हो जाता है, फिर लास्ट में Br जाके अटैक कर लेता है। मतलब आप समझ गए कि इस मैकेनिज्म के अंदर पहले वाले मैकेनिज्म का भी यूज हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल के सामने जब भी HBr आएगा एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट साइड प्रोडक्ट नहीं, एज अ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस H पॉजिटिव को ट्रैप किया होगा। ये अल्कोहल है तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना होगा, OH2 पॉजिटिव लीव कर गया होगा, Br ने जाके वहां पे अटैक कर लिया होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना फाइनली वो ये CH2 CH3, मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट आया ना वो यही वाला आया।
ये और ये। तो कहा ये गया कि अगर तो HBr या HX वन इक्विवेलेंट है या फिर उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो वो X और H लगाकर बैठ जाएगा। बट अगर वो एक्सेस में हो जाएगा तो दोनों के पास जो है हेलोजन लग जाएगा। ये कहानी खत्म हो गई। ओके लोग को म्यूट भी नहीं करूं, इतने सेंसिबल नहीं हो पा रहे। म्यूट करना तो तुम्हारी क्लास में कर दूं मजा आएगा। ठीक है, हो गया, राइट। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ सब बच्चों को। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारा कोई भी r 3 डिग्री अगर होगा तो SN1 फॉलो होता है, अगर कोई भी 3 डिग्री नहीं होगा तो SN2 फॉलो होगा। तो जैसा हमने एग्जांपल लिया तो हमने O के जस्ट साथ वाले कार्बन्स को देखा, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, हमने कहा SN1 फॉलो होगा और बॉन्ड 3 डिग्री की तरफ से टूटेगा। और अगर बॉन्ड 3 डिग्री की तरफ टूटेगा तो O नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो HBr लग जाएगा। ओके, फिर हमने देखा अगर वही HBr एक्सेस में आ जाए, HBr या HI या HCl अगर एक्सेस के अंदर आ जाए तो क्या होगा? अभी हमने देखा 3 डिग्री 1 डिग्री तो बॉन्ड पीछे से ब्रेक होगा, तो Br यहाँ पे लग गया, H यहाँ पर लग गया। ओके, अभी भी HBr एक्सेस में था तो जो अल्कोहल बचा हुआ था, कल आपने रिएक्शन करेंगे ये अल्कोहल प्लस HX, ROH प्लस HX gives to RH plus H2। क्या हुआ? इस ऑक्सीजन के लोन पे ने इस फॉस्फेट को ट्रैप किया होगा, ये अल्कोहल था तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना होगा, फिर वाटर का लॉस हो गया होगा, फिर Br ने इस पे अटैक किया होगा। तो हमारे पास फाइनली दोनों प्रोडक्ट यही वाले आए। तो बोला ये गया अगर तो HBr इक्विवेलेंट एक है, एक मोल दिया गया है या उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया तो ये प्रोडक्ट बना कर रखो। अगर एक्सेस बोला गया है तो दोनों के पास हेलोजन लगा कर रखो। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई सब लोग को? ये बताओ प्लीज। नोट कर लो बेटा, इसको पहले नोट कर लो एक मिनट जरा, एक बार नोट कर लो। एक बार नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया बेटा? अब एक काम करो, अब आपके लिए काम है, अब आपके लिए काम है जो मैंने आपको एरोमेटिक वगैरह सिखाया था ना, एरोमेटिक वगैरह, उसको एक बार याद करो, एरोमेटिक वाली कहानी को याद करो। सभी लोग एरोमेटिक वाले पेज को खोलो और एरोमेटिक वाले रिएक्शंस को याद करो जो मैंने आपको एरोमेटिक में सिखाया था। जीओसी में जल्दी देखो उसको, फिर मेरे को जल्दी बताओ कि सब देख लिया, जल्दी देखो। ठीक है जी। हाँ, अभी किसी बच्चे ने हेलो किया था, ये दिल दुल भेजकर, पंकज साहब ने। पंकज चौहान था ये?
ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। और अब हमने क्या करना है, अब मुझे बात बताओ, हम लोग अगर SN1 के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें SN1 का मतलब कार्बोकेटाइन से रिलेटेड होगा, है ना। SN1 का मतलब कार्बोकेटाइन से रिलेटेड होगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस O के, अब यहाँ पर हम 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना है, ठीक, क्योंकि अब एरोमेटिक की सिचुएशन ही तो बनी हुई है दोनों जगह, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, O के, मुझे आपने ये बताना है, इधर देखो सभी लोग, O के लेफ्ट साइड को बेंजीन है, इधर है CH2, क्या मैं बॉन्ड को अगर यहां से ब्रेक करूं तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर मैं उधर से ब्रेक करूं तो CH2 पॉजिटिव पे आएगा और यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो बताओ मैं इधर से बॉन्ड ब्रेक करूं या उधर से, जल्दी टेल मी फास्ट, मैं बॉन्ड को इधर से ब्रेक करूं या उधर से ब्रेक करूं, उधर से, CH2 वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देंगे, CH2 पॉजिटिव बनेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ CH2 पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, बस सिंपल। तुमने क्या किया, ये जो नेगेटिव बनेगा यहाँ पे H लगा दिया, तो ये हो गया OH, हो गया। CH2 का तुमने क्या लगा दिया I, तो ये क्या बन जाएगा CH2I, सिंपल, क्लियर हो गया आप लोगों को मेरी बात। अब ये बात बताओ, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा या उधर से ब्रेक होगा, मतलब कार्बोकेटाइन इस स्मॉल वाली रिंग पर आएगा या ये 5 मेंबर वाली रिंग पर आएगा, जल्दी बताओ, इधर से या उधर से, जल्दी, इधर से या उधर से, बिल्कुल इधर से, आप तो जानते ही हो 3 मेंबर रिंग जो है, ये मैंने आपको बताया था, ये एरोमेटिक स्टेबल होती है, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, और इस वाले पर नेगेटिव, और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो बेसिकली इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इस पर आएगा, है ना, ऐसे बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Br प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोग को मेरी बात क्लियर हो गई होगी, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा या उधर से ब्रेक होगा, तो हम सिंपल से एक बात जानते हैं, सर ये ट्रोपाइलियम आयन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा OH, और 7 मेंबर वाले पे क्या आ जाएगा आयन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा आप लोग को, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं, नोट करो, कर लिया, नोट कर लिया सबने, तो आगे देखो। अब हमारा शुरू हुआ SN2, SN2 मैकेनिज्म, गाइस जरा बहुत ध्यान सुनना, मैकेनिज्म अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो मैकेनिज्म को ही मैं बार बार रिपीट करूंगा किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। होता क्या बेसिकली, आप जानते हो कि एक कार्बन है जिसके पास 4 ग्रुप लगे हुए होते हैं, R, जैसे मान लो यहाँ पे H मान लो, यहाँ पे कुछ भी मान लो CH3, या कोई भी ग्रुप मान लो आप, है ना, ड्यूटेरियम मान लो, ड्यूटेरियम मान लो, और यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ होगा जिसको हम लोग X कह रहे हैं, एक लिविंग ग्रुप, है ना, ऐसे मान लो, ये रहा X, एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो हम इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देते हैं,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और इसमें हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, इसके एक्स के निकलने का वेट नहीं करते हैं, बिल्कुल। अगर मैं इसको लोग की फॉर्म में बनाऊं, ये एक्स लगा हुआ है, ऐसे एक्स लगा हुआ है, ये लोग है, बिल्कुल देखो जब लोग बना हुआ तो यहाँ पे इसका टुच्चू भी निकला हुआ पीछे से, है ना। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल ये बिल्कुल बैक लोब पोलराइजेशन करता है। क्या करता है? बैक लोब पोलराइजेशन, बैक लोब पोलराइजेशन। आपने देख लिया कि ये वाला कार्बन पहले से sp3 होके बैठा हुआ था, sp3 टेट्राहेड्रल था। हुआ क्या, ये रहा कार्बन, ये रहा R, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ड्यूटेरियम, ये रहा X, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, X और ये R, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, वो बिल्कुल उसके बैक साइड पर अटैक करता है। किसके बैक साइड पे? जिस कार्बन के साथ लगा हुआ ग्रुप जो सामने को है ना, बिल्कुल उसके ऑपोजिट में 180 डिग्री एंगल में बिल्कुल उसके अटैक मारता है और उसके पीछे वाले लोब को पोलराइज करना शुरू कर देता है। होता क्या है, उसके बाद एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें ये R, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, अगर मैं चाहूं तो इसको मैं 3D में बना सकता हूं। मान लो ये हाइड्रोजन आगे की तरफ था और ड्यूटेरियम पीछे की तरफ था, ओके। तो इस लोब, अब ये लोब जो है ये दोनों साइड डिवाइड हो गई, है ना। यहाँ पर बचा हुआ है X और यहाँ पे बचा हुआ अपना न्यूक्लियोफाइल। तो अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है, वो ये है कि पहले अगर हम न्यूक्लियोफाइल को हटाए तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया तो अपना नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा लेकर आया। तो नेगेटिव चार्ज जो है अब इस पूरे मॉलिक्यूल में कहीं घूमेगा, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। लोग यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नेगेटिव चार्ज इस ट्रांजिशन स्टेट में इंक्लूड हुआ। तो आप अब इस बात से सुनो ध्यान से, उसको मैं बात कर पर ये देखो। तो अगर न्यूक्लियोफाइल और एक्स एकदम आमने सामने हो गए, ये रहा एक्स, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा आर, ये हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम। तो अब देख रहे हो ये पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर बन गया, है ना। पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर बन गया, पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर बन गया, नहीं वही ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल वाला। अब आगे क्या हुआ, इन दोनों में लड़ाई हो रही है, तो कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा वो रहेगा, जो वीक होगा निकल जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग है तो रह जाता है, बाकी एक्स वाला लीक होके चला जाता है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा आएगा। यहाँ आएगा साफ है, और SN2 में इन्वर्जन ही होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल जहां X लगा हुआ था बिल्कुल उसके ऑपोजिट में ही आकर वो न्यूक्लियोफाइल लगा है, ठीक है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं तो मैं लिख देता हूं टोटल इन्वर्जन। टोटल मतलब 100% इन्वर्जन के बारे में बोला जाता है। एक वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट थे, एक वॉल्डन नाम के, वॉल्डन WALDEN, जिन्होंने इस बात का प्रूफ दिया था कि SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल बैक लोब पे ही अटैक मारता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि साहब टोटल इन्वर्जन 100% होता है। ये अब एक और बात, जैसे SN1 में कायरल सेंटर पढ़ते थे ना, एक कायरल सेंटर होगा तो दो प्रोडक्ट, नहीं होगा तो एक प्रोडक्ट। SN2 में हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे कायरल सेंटर हो चाहे ना हो, ठीक है। ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगली बात को हमें समझना है। अभी हमने देखा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल बैक साइड से अटैक करता है और नेगेटिव चार्ज इंक्लूड हुआ। तो देखो जब ये नेगेटिव चार्ज इतना लेकर आए, जैसे मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये लेकर आ रहा है, तो हमें पता है कि उस नेगेटिव चार्ज को यही वाला बॉन्ड लेके निकलेगा, यही वाला बॉन्ड लेके उस नेगेटिव चार्ज को निकलेगा। बट अगर वो नेगेटिव चार्ज यहाँ से इसके पास जा रहा है तो चांस है कि वो ऊपर भी जाए, चांस है कि वो इधर भी जाए, चांस है कि वो इधर भी जाए, राइट। अब मुझे बात बताओ, मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन उसके पास जा नहीं सकता। हाइड्रोजन जो है वो अपना खुद बॉन्ड देकर निकलता है H पॉजिटिव के फॉर्म में, कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन से अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है,
प्लस आई के इफेक्ट में अगर आपने पढ़ा हो तो वो भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, अभी तक जो हमने पढ़ा था पॉजिटिव सपोर्ट पॉजिटिव, नेगेटिव सपोर्ट नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर उस नेगेटिव चार्ज को सपोर्ट करने वाला कोई नेगेटिव वाला मिल गया, ये नेगेटिव वाला क्या है बेसिकली, इमेजिन करो अगर मान लो मैं ऊपर NO2 लगा दूं, ऊपर NO2 लगा दूं, NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा, तो यहाँ पर भी ग्रुप है, इधर भी ग्रुप है और उधर भी ग्रुप है, ये जो लेकर निकलेगा ही निकलेगा, इसको छोड़ेगा। तो एज कंपेयर टू जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा ऊपर वाला उसको सब कर ले और बाकी दोनों को डिस्टर्ब ना करे, और जब निकलना हो तो ये नेगेटिव चार्ज लेकर निकाल दे। दूसरी कहानी, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, ये इधर भी इलेक्ट्रॉन बेचारा डिस्टर्ब कर रहा है, इधर भी डिस्टर्ब कर रहा है, इधर भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो स्टेबल कंडीशन कौन सी हुई, स्टेबल कंडीशन हुई कि नेगेटिव चार्ज लेकर आए, कोई नेगेटिव वाला हो, उसके नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए होल्ड करे, बाद में लेके निकल जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस कंडीशन के अंदर SN2 के अंदर नेगेटिव सपोर्ट नेगेटिव की कहानी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ओके राइट। सो होपफुली आपको ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। एक नेगेटिव सपोर्ट नेगेटिव की हम लोग बात करेंगे, इन्वर्जन होता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। और इसका यही स्टेप जो है ये RDS होता है, ये स्टेप है जो क्या होता है RDS, मतलब होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल आता है और X लीव करके जाता है, ऐसा होता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और X लीव करके जाएगा, ऐसा होता है, ओके। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस के बारे में इसमें सिखाता हूँ, रिएक्शंस के बारे में आपको सिखाता हूँ, है ना। देखो हुआ क्या, अगर मैं आपसे कहूँ डिग्री ऑफ RX, डिग्री ऑफ RX, तो डिग्री ऑफ RX में कहा गया कि सर अगर मिथाइल होगा 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, तो मिथाइल पे रिएक्शन फास्ट होगी और यहाँ पर SN2 होता ही नहीं है। मुझे एक बात बता, ये कार्बन है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने के लिए आएगा और अगर यहाँ पे कहीं क्राउडिंग होगी तो उसके बैक लोब पे पोलराइज करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन टुच्चू से हाइड्रोजन लगे हुए हो तो लोब को पोलराइज करना इजी हो जाएगा। तो इसीलिए SN2 के अंदर क्या होता है, मिथाइल सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है, और 3 डिग्री में SN2 होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग होती है ना, हाईली क्राउडेड, यू कैन से हाईली क्राउडेड, ओके। बात समझ में आ गया आप लोग को, हाँ बिल्कुल राइट। अब आगे देखो हुआ क्या, अब मैं वो क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो CH3X, CH3, CH2X, CH3CH, CH3X, and then CH3C, CH3, CH3 and then X। पूछा ये जा रहा है कि SN2 में रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, तो हम बिना सोचे समझे क्या करेंगे सभी, और यहाँ पे हम लिख भी देंगे नो SN1, सॉरी नो SN1, नो SN2, सॉरी नो SN, क्राउडेड होने के कारण रिएक्शन यहाँ पे होगी ही नहीं, ओके गाइस, ये बात क्लियर हो गई। एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो क्या है वो, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, राइट, और अगला है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, ओके। ये हमारे पास एग्जांपल, तो बड़ा ये जा रहा है कि इन दोनों में से किस पे रिएक्शन फास्ट होगी, तो बड़ा गौर से सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस कार्बन के साथ हैलोजन होता है ना उसी कार्बन को देखना होता है, मतलब इस कार्बन को ही हमने देखना है, ओके, ये बात देखिए। अब दूसरी बात, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, तो आपने इसके साथ लगा हुआ ग्रुप कौन सा है, ये प्लस आई, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें प्लस आई, और इसके साथ लगा हुआ ये वाला ग्रुप कौन सा है, माइनस आई। अगर आपको याद आ रहा हो ये sp2 है, ये वाला sp3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो SN2 के लिए ये फेवरेबल हो जाएगा। कैसे, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा,
ये इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुला लेगा। न्यूक्लियोफाइल अगर इस पे अटैक करेगा तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा, तो दोनों देगा देगा, तो कभी रिएक्शन हो नहीं पाएगी। क्या आपको ये वाली एग्जांपल समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ। सारी समझ में आ गया। तो मुझे बात बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में से रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, इन दोनों में से रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, हम कहेंगे साबित में। रीजन क्या है कि ये वाला जो है ना, ये वाला स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, क्यों? क्योंकि ये sp है, और ये वाला क्या है, वीक माइनस आई, इसके सामने तो ये क्या हो जाएगा, sp2। मेरी बात आप लोगों को शायद क्लियर हो रही होगी। ये sp होने के कारण ये तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब जो उसके नेगेटिव चार्ज को बहुत तेजी से खींचेगा तो रिएक्शन फास्ट कर देगा, है ना। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। अब मुझे बताओ जरा, ये वाला जो ग्रुप है ये है NO2, ये वाला कैसा, फ्लोरीन, ठीक है। तो NO2 में क्या होगा, NO2 स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है, और फ्लोरीन उसके सामने वीक होता है, इसलिए SN2 इसमें जो है फास्ट हो जाएगी, राइट। ये बात क्लियर होगी बेटा सब लोग को। अब एक और एग्जांपल बताओ, अब एक और एग्जांपल बताओ जरा। मान लो कि मैं हेलोजन लगाई देता हूं, बताओ इन दोनों में से रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, पहले वाले में, पहले वाले में या दूसरे वाले में, पहले वाले में या दूसरे वाले में रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, तो हम बोलेंगे सर सेकंड वाले में ही होगी। रीजन सुन लो, क्योंकि SN2 में स्टार्टिंग मटेरियल हमारा sp3 था, और अगर आप इसको देखो तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल sp3 है ही नहीं, ये sp2 है। और अगर आप इसको देखो तो ये वाला कौन सा है अपना sp3। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ना है, मैकेनिज्म से ही आपका आंसर है। मैकेनिज्म में हमने देखा था कि अगर कोई कार्बन sp3 होता है ना तो उसी की रिएक्शन होती है, sp2 वाले की तुमने पढ़ी ही नहीं अभी तक। आर यू गेटिंग पॉइंट? ओके, अब एक और एग्जांपल इसी के अंदर। तो अगर अगर ऐसा होता है, sp3 के लिए होता है, तो क्या इसमें रिएक्शन पॉसिबल होगी? हम कहेंगे नहीं, इसी में रिएक्शन पॉसिबल होगी। रीजन क्या है, ये ब्रिजहेड वाला कार्बन है बेटा, ये ब्रिजहेड वाला कार्बन है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट में हम लोगों ने फ्लैट और प्लेनर बनाया था ना तीन बॉन्ड को, तो इसमें फ्लैट और प्लेनर नहीं बन पाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके अंदर अगर तो ओपन चेन होता तो मॉलिक्यूल कहीं कहीं भी एडजस्ट हो जाता, रिंग फॉर्म अगर होती है ना तो एलिमेंट कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पाता, वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। ओके, इसलिए रिएक्शन इसमें भी नहीं होगी। क्या आप लोगों को मेरी बात इतनी समझ में आ गई? फिर मैं आगे चलूं, जल्दी बताओ भाई, फिर हम आगे चले। राइट,
बेटा ये ऐसा है बेसिकली, ये इसकी बात करो सर सेकंड वाला। हाँ एक्चुअली क्या है, अब मेरी बात सुनो, एक रिंग है, रिंग का मतलब एलिमेंट ऑलरेडी एडजस्ट पड़े हुए हैं। अगर तो ये रिंग ना होती तो एलिमेंट रिपल्शन के हिसाब से किसी भी एंगल पे डाइवर्ट हो जाता है, बट अगर वो रिंग फॉर्म में है ऑलरेडी तो उसका किसी और जगह पे एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। ये पहले sp3 से sp3d2 बना था ना ट्रांजिशन स्टेट में, तो इस केस में वो sp3 से sp3d2 नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो जरा, जब बॉन्ड फिक्स ही है तो ये लोन पेयर कहां से आएगा? मान लो ये रिंग बनी हुई है, ये रिंग बनी हुई है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो अब न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा? यहां से आएगा क्या? जब यहां से आएगा तो अब सिंपल सी एक और बात देख सकते हो, भैया 3 डिग्री क्राउडेड है, ये कार्बन 3 डिग्री है, क्राउडेड है, नहीं हो पाएगा, वैसे भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि sp3d2 नहीं बन पाएगा। समझ आई मेरी बात? ओके, बात क्लियर होगी, फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चला गया। अब देखो, अब कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ, कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ SN1 और SN2 का। 4-5 एग्जांपल लेता हूँ, उसके रिएजेंट्स लेता हूँ, उसका न्यूक्लियोफाइल, उसका सॉल्वेंट, तो हम पता करेंगे कि रिएक्टेंट में, सॉरी SN1 में क्या होगा, SN2 में क्या होगा। तो बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखें आप सब, ठीक है। गाइस जरा ध्यान से देखें, देखो ये पहला एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने देखा कि दोनों में NaOH है, ठीक है, दोनों में NaOH है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि SN1 होगा कि SN2 होगा? फिर हमने देखा कि यहाँ पे DMSO, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड, जो कि पोलर एपोटिक सॉल्वेंट है, हमने इससे हिंट ले ली कि सर ये SN2 रिएक्शन, और इसके एक्वस से हमने हिंट ले लिया, एक्वस का मतलब वाटर, इससे हमने हिंट ले लिया कि सर ये जो है रिएक्शन क्या होगी, SN1। ओके, तो अगर SN2 रिएक्शन होगी तो ये जो NaOH में से OH नेगेटिव निकलेगा, बिल्कुल बैक साइड पे अटैक करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला OH PH Me एंड देन H। आपको मैंने बताया ना, बिल्कुल ऑपोजिट साइड से उसका अटैक करता है, कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, अगली कहानी ये, अब ये SN1 है, वाटर है, वाटर तो आप जानते ही हो, इससे Br के निकलने का वेट करेगा, यहाँ कार्बोकेटायन आएगा, रीअरेंजमेंट कहीं होगा नहीं क्योंकि यहीं पे ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजीन की भी स्टेबिलिटी और मिथाइल की भी स्टेबिलिटी, तो कार्बोकेटायन यहीं पर आएगा और दोनों के दोनों केस में वाटर में ही अटैक करेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा बन जाएगा, PH H Me एंड देन OH। हमने देख लिया। तो हमने SN1 के बारे में देखा कि अगर हमारा प्रोडक्ट कायरल सेंटर रह जाए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं D+N। क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई? तो प्लीज मुझे बता दो, आपको इतनी बात समझ में आ गई? SN1 में हम लोग प्रोडक्ट बनाकर देखते हैं कि अगर कायरल सेंटर है तो D+N लिख दो। ओके, अगली बात देखो जरा,
अगर मान लो आपको दे दे NaSH DMF, ऐसे रिएक्शन होगी आपके सामने, ध्यान सुन लो, NaSH DMS, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा होगा वाटर के साथ एसिड 2। तो गाइस आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे NaSH, SH का मतलब SH नेगेटिव। तो आप तो जानते ही हो कि सल्फाइड नेगेटिव सफलता के सनक वाला ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। हिंट भी दे दिया डीएमएफ ने, तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी SN2 वाटर के साथ एसीटोन। तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि सर ये SN1 की तरह काम करेगा। ओके लेट्स सी, SN2 में क्या होता है कि SH डायरेक्टली उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ हो। ओके, वो रीअरेंजमेंट करने का मौका नहीं देता है। मतलब ये हुआ कि हमारा SH यही लग जाएगा। एक बात को जरा ध्यान से सुनना, एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर तो मॉलिक्यूल कायरल है, अगर तो मॉलिक्यूल कायरल है, तो अगर लिविंग ग्रुप यहाँ पे है तो प्रोडक्ट में आने वाला न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ लगा दो, ठीक। बट अगर वो कायरल नहीं है, अगर कायरल नहीं है, जैसे कि ये वाला कायरल नहीं है, CH2 है, तो आप Br की जगह SH लगा दोगे तो माना ये रहता है कि भाई 3D में मॉलिक्यूल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई? अगर तो कायरल है तो उसको अलग तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कायरल नहीं है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको यही SH लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ऑपोजिट में। ओके, 3% ऐसे भी हो सकता है। अब अगली कहानी, वाटर है, एसीटोन है। वाटर एसीटोन क्या करेगा? Br के निकलने का वेट करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा, 3 डिग्री बनेगा, फिर आएगा वाटर अटैक करने के लिए। मतलब जो हमारा एट द एंड प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं आगे चलूँ। जल्दी बताओ यार, सुनो झूठ तो नहीं बोलते हो यार। यकीन सा नहीं होता। अरे वाटर वाले में क्या होगा यार, वाटर के बारे में सीखा नहीं है? पहले हाइड्रोजन लीव करके जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होती है, फिर आता है वाटर अटैक करने के लिए। Br निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रीअरेंजमेंट होके। SN1 का मतलब होता ही क्या है यार, कार्बोकेटाइन का बनना है। यहाँ कार्बन बनेगा, रीअरेंज होके यहाँ आएगा, फिर वाटर अटैक करेगा, OH2 पॉजिटिव लगेगा, फिर H लीव करके चला जाएगा। है? एक सेकंड पहले, एक सेकंड लिखना बंद करो। विशाल दीवान, तेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा पहले तू ये बता। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, विशाल मैं तेरे को अनम्यूट कर रहा हूँ, बोल बेटा क्या कह रहा है विशाल दीवान। हाँ बोल बेटा विशाल क्या कह रहा है, क्या समझ में नहीं आया बेटा तेरे को इसमें? विशाल दीवान मैंने तेरे को अनम्यूट किया है बेटा, बोल। हेलो, क्या समझ में नहीं आ रहा है ये पूछोगे जरा? विशाल दीमान अपने आप को अनम्यूट करो और डायरेक्टली बात करो बेटे, ठीक है? हर्षित शर्मा अपने आप को अनम्यूट करो। विशाल दीमान कोई डाउट है? ठीक है, सो गाइस अगली बात सुनो।
क्या होगा, ET O नेगेटिव एंड देन Na पॉजिटिव, और अगर एसीटोन के साथ पड़ा हुआ हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो SN1 SN2 पहले पूरा पढ़ कर रहो, उसको याद रखो, तब ये बातें समझ में आएंगी। और यहां पर आपने लिया ETOH, ठीक है, ETOH ले लिया आपने अल्कोहल, और साथ में मेरे ख्याल से आपने अल्कोहल ले लिया। अब मुझे बात बताओ, मैंने आपको बताया था जो न्यूट्रल वाला होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, उसी का एनायन स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बस एसीटोन वहां पे आपको सपोर्ट कर ही रहा था कि पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा SN2, और मैंने तो आपको बताया वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, ये इटसेल्फ सॉल्वेंट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये SN2 हुआ, तो क्या होगा, ETO नेगेटिव डायरेक्टली इसी पे लग जाएगा, है ना, वो Br के निकलने का वेट नहीं करेगा, ये आ जाएगा OET, राइट। इस वाले केस में क्या होगा, ये पहले कार्बोटाइल को निकलने बनने का मौका देगा, Br निकलेगा, कार्बोटाइल बनेगा, जैसे ही रिंग के साथ में कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिंग एक्सपेंड करेगा, रिंग एक्सपेंड करने के बाद आपको याद आएगी कहानी, 3 डिग्री वाले में कन्वर्ट होगा, मतलब इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अल्कोहल का जो लोन पेयर है उस पर अटैक करता है और पॉजिटिव लीव करता है, और प्रोडक्ट आएगा OE। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई भाई? मैं मैकेनिज्म इसमें लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका एक्सपेंशन करना मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ। अब बस रिएजेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिचुएशन क्या क्या होगी। अगला देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। अब देखो, अब इस केस के अंदर क्या हुआ, मान लो आपको दिया जाए KSH, K पॉजिटिव SH नेगेटिव, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO। तो SH नेगेटिव है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, DMSO एक पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट है, तुम्हें पता है SN2 ही होने वाला है, ओके। अब क्वेश्चन ये आया कि इसमें रिएक्शन ऊपर वाले कार्बन पे होगी या इस वाले कार्बन पे? देखो, इस वाले कार्बन पे अटैक होगा या फिर इस वाले कार्बन पे अटैक होगा। तो हमने तो ये बात सीख ही ली थी कि बेंजीन वाले कार्बन पे अटैक तो होता ही नहीं है, तो मुझे बताओ ऊपर वाले पे अटैक होगा या नीचे वाले कार्बन पे अटैक होगा? जल्दी बताओ, ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे? ऊपर वाले पे, सिंपल। तो इसका मतलब जो SH है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा CH2SH। तो यही इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के साथ लगे हुए पोजीशन पे अटैक करना बहुत मुश्किल होता है, ओके। चलो, हमने सीख लिया SN1 SN2 सीख लिया बेटा। जिस बच्चे को यहाँ वाले पॉइंट पे डाउट आ रहा था ना कि सर ने ये क्या बोला, सर Br अगर इधर को तो SH बिल्कुल इधर को ही आना चाहिए, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि सर ये Cl इधर लगा तो SH को तो इधर आना चाहिए। तो देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, MEHBr ऐसे, अगर मान लो मैंने इनको KSH दे दिया है DMSO की प्रेजेंस में, राइट, तो क्या होगा? सिंपल, इधर आ जाएगा SH और इधर क्या आ जाएगा अपने पास H। अगर तो कोई कार्बन कायरल सेंटर है, देखो 1 2 3 4 अलग अलग ग्रुप है, तो Br के ऑपोजिट में ये आगे है तो ये पीछे है, तो Br के बिल्कुल ऑपोजिट में आप क्या लगा दोगे? SH। अगर कोई कार्बन कायरल है ही नहीं तो आप ऑपोजिट में लिखो, कहीं भी लिखो, कोई कहानी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं।
जब कायरल होगा तभी आप ऑपोजिट में लिखो। ओके, इतनी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्लीज टेल मी, हम लोग आगे चले। थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाले में बेसिकली हुआ क्या था कि ETO मैंने आपको बताया था, ये ETOH है, वो ETO नेगेटिव है। कोई भी नेगेटिव वाला वो अपने न्यूट्रल वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। और मैं आपको बताता हूँ, जो न्यूट्रल वाला जितना वीक न्यूक्लियोफाइल होता है उसका नेगेटिव उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। राइट? क्या हुआ कि अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है तो Br के डायरेक्टली अटैक कर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये वेट करेगा, Br निकलेगा, पॉजिटिव बनेगा, रीअरेंजमेंट वगैरह होगी, उसके बाद होगा अपना अटैक। ठीक है? कौन कायरल नहीं है? तो फिर ऑपोजिट नहीं लगना चाहिए। अबे तू मेरे से वही तो चीज होती है, तुम चैट में ऐसे सर वो तो कायरल नहीं है। अब मेरे को पहले उसको तेरे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। सर वो तो कायरल नहीं, वो कायरल ही है, वो कायरल ही है, कायरल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा चलो अब मैं कायरल में भी थोड़ा डिफरेंस दिखाता हूँ, कायरल में भी डिफरेंस दिखाता हूँ। कायरल में डिफरेंस होता है ये एक तरीका है कायरल का, ये एक तरीका है कायरल का, आगे पीछे ऊपर नीचे वाले बॉन्ड दिखा। अगर आपको फ्लैट में बनाकर दे रखा है तो आप फ्लैट बना दो, नहीं समझाया रवि भी, कोई दिक्कत नहीं, तुम नीचे लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे लिख सकते हो, आराम से लिखो, ये कोई दिक्कत नहीं, बनेगा प्रोडक्ट एक ही। ठीक है? हाँ बेटा वो कायरल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑपोजिट में लिखने का तरीका तब होता जब वो बॉन्ड आपको आगे और पीछे की तरफ दिखाया गया होता। ये समझे? इसके अंदर चारों के चारों बॉन्ड दिखा रखे हैं, तो हमने चारों के चारों बॉन्ड के अकॉर्डिंग आंसर दिया। यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड दिखा रखे थे, हमने उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया। यहाँ पे इसने चार बॉन्ड दिखाए नहीं, इसने बताया नहीं कि हाइड्रोजन आगे है या पीछे है, या Br आगे है या पीछे है, या ऊपर है या नीचे है। तो बस इसलिए हमने उसको वैसे लिखा था। अब समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। आया समझ में? चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग फिर। ओके, टेक केयर। ओके बाय बाय।